नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जो सिर्फ शब्दों की नहीं है। ये दुनिया है ओशो की किताबों की। ये महज किताबें नहीं हैं, बल्कि एक पूरा अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो अंदर तक बदलाव ला सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है ओशो की किताबों में जो आज भी इतने सालों बाद भी लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। क्या है इनका राज? इसका जवाब ना इनके बनने के तरीके में ही छिपा है, और ये तरीका वाकई में हैरान करने वाला है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि ओशो की किताबें असल में उस तरह से लिखी ही नहीं गईं जैसे आम किताबें लिखी जाती हैं। उनका जो सोर्स है वो कुछ और ही है, और यही बात उन्हें इतना यूनिक, इतना पावरफुल बनाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ओशो ने खुद बहुत ही कम लिखा है। उनकी जो इतनी बड़ी लिटरेरी लेगेसी है वो असल में उनके लाइव डिस्कोर्सेज, उनके प्रवचनों की रिकॉर्डिंग से बनी है। ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, पर यकीन मानिए यही उनकी किताबों के पूरे अनुभव का सार है, उसका कोर है। और बस यहीं से सारा जादू शुरू हो जाता है। जब कोई इन किताबों को पढ़ता है ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है, बल्कि फील ऐसा आता है मानो ओशो खुद सामने बैठे हैं और सीधे बात कर रहे हैं। एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही गहरा कनेक्शन बन जाता है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इतना सारा ज्ञान है ये आखिर स्ट्रक्चर्ड कैसे है। इसे आसानी से समझने के लिए हम ओशो के पूरे साहित्य को कह सकते हैं 4 मेन रास्तों में या कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और ये चारों रास्ते जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। ये 4 कदम एक पूरी जर्नी की तरह हैं। यह सफ़र ध्यान से शुरू होता है, फिर जीवन और प्रेम से गुजरता है, और आखिर में हमें पुराने ज्ञान की एक मॉडर्न समझ तक ले जाता है। तो चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है ध्यान, मेडिटेशन। इस कैटेगरी में जो किताबें आती हैं जैसे कि ध्यान, पहली और आखिरी आज़ादी, वो हमें सिखाती हैं कि इस भागते हुए मन को शांत कैसे करें, खुद को जाने कैसे। और सच कहें तो यही ओशो के दर्शन का फाउंडेशन है, अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना। इसके बाद आता है दूसरा रास्ता, जीवन और सफलता। और यहां पर ओशो सक्सेस की जो हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है ना, उसको चैलेंज करते हैं। जीवन क्रांति जैसी किताबें हमें बताती हैं कि असली सफलता किसी पद या पैसे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाने में है। तीसरा रास्ता, ये प्रेम और रिश्तों पर फोकस करता है। प्रेम, स्वतंत्रता और अकेलापन जैसी किताबों में ओशो एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे आज़ाद करता है। ये एक ऐसा आइडिया है जो रिलेशनशिप्स को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। और आखिर में आता है चौथा रास्ता, पुराने धर्म ग्रंथों की व्याख्या। यहाँ ओशो गीता और अष्टावक्र गीता जैसे सदियों पुराने ज्ञान को आज की मॉडर्न लाइफ के लिए रेलेवेंट बनाते हैं। वो इन ग्रंथों के गहरे मतलब को हमारी आज की प्रॉब्लम से जोड़ते हैं, जिससे ये आज भी उतने ही यूजफुल लगते हैं। तो इन चारों रास्तों का निचोड़ क्या है? ये सब मिलकर हमें किस मंजिल की तरफ ले जाते हैं? जवाब बहुत सीधा है, एक अंदरूनी खोज, अपने भीतर की एक यात्रा। एक बात और समझनी बहुत ज़रूरी है। ओशो की जो बातें हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो किसी एक धर्म या आइडियोलॉजी के दायरे में बंधी हुई नहीं है। वो यूनिवर्सल है, हर उस इंसान के लिए है जो सच्चाई की तलाश में है, फिर चाहे वो कहीं से भी आता हो, कोई भी हो। तो सबसे जरूरी बात एक की टेकअवे ये है, ओशो की किताबें आपको रेडीमेड जवाब नहीं देती। वो किसी को कुछ भी मानने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि वो अंदर से जागने के लिए इंस्पायर करती हैं, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए, ताकि हर कोई अपने जवाब खुद ढूंढ सके। इसलिए अगर कोई भी सेल्फ नॉलेज, मन की शांति या जिंदगी की गहरी सच्चाई को समझने की यात्रा पर निकलना चाहता है, तो ओशो का साहित्य उस सफर के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है कि असली खोज बाहर नहीं, अंदर है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि ओशो की किताबें आज भी उतनी ही रिलेवेंट और पावरफुल हैं, क्योंकि वो हमें अपने अंदर की दुनिया की खोज करने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं।